differentiable. S is open subset of Rn. So is differentiable at a bar in S. Then देखिए क्या कह रहा है, dj डायरेक्शनल डेरिवेटिव का नोटेशन यही है, dj f a bar which is what, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव का नोटेशन है dj f a bar which is what, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f along the वेक्टर, किस वेक्टर के along होगा, ej. तो ये आपका एग्जिस्ट करेगा, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ईच j, फॉर ईच j, j इज फ्रॉम 1 to n, ठीक है. एंड और देखिए और क्या हो जाएगा, एंड फॉर अ वेक्टर u बार इन Rn. ये आपको पता है क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर आप अलोंग द वेक्टर u बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, अभी आपने प्रपोज, ये देखिए ये क्या है, f डैश a बार एट v बार, तो ये हो जाएगा आपका f डैश a बार एट u बार, क्योंकि आपका वेक्टर u बार है, ठीक है. अब इस प्रपोजिशन में हमको नया क्या मिल रहा है, हमको नया ये मिल रहा है कि हर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, dj f a बार एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ईच j, अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है a बार पे. तो ये जो पोर्शन है ये तो हमारा प्रोपोजिशन 22 का ही है. प्रोपोजिशन 22 कहता है कि अगर आपका फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो किसी भी नॉन जीरो वेक्टर के लिए यू विल ऑलवेज एबल टू फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव. सो वी विल हैव दिस एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आपको बताया था जिस दिन पार्शियल डेरिवेटिव कराया था, तो ग्रेडियंट याद है आप लोग को, ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए ग्रेडियंट एफ क्या होता है किसी भी पॉइंट पे, क्या होता है, d1 एफ ए बार कॉमा d2 एफ ए बार डॉट 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 dn, जितने भी nth पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव सबको टपल फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट ए बार. तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए क्योंकि ये कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हर पार्शियल डेरिवेटिव मिलेंगे, मींस d1 एफ ए d2 एफ ए सब मिलेंगे. तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग एक चीज पढ़ा दीजिए, फॉर अ वेक्टर u बार नॉट इक्वल टू 0 इन Rn. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा f एट a बार इंटू u बार, ठीक है. ये कह रहा है कि अगर हमारा फंक्शन किसी भी पॉइंट, ये प्रपोजिशन कह रहा है कि अगर फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो हर पार्शियल डेरिवेटिव मिलेगा. कितने पार्शियल डेरिवेटिव मिलेंगे अगर हमारा फंक्शन ओपन सबसेट ऑफ आर एन से आर पे डिफाइंड है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, कितने पार्शियल डेरिवेटिव्स की, एन, डी एफ डी टू एफ डॉट 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 डी एन एफ मिल सकते हैं, अगर लिमिट सारे की एग्जिस्ट कर जाएगी तो मिल जाएंगे. तो ये फंक्शन, ये जो प्रपोजिशन है वो ये कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो यू विल एबल टू फाइंड दैट लिमिट, मींस आपका जो वो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा, दैट मींस आपका हर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. और क्या होगा, ये कि आप ये जानते हैं कि किसी भी नॉन जीरो वेक्टर के डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, और ये इतना पोर्शन तो हमने प्रोपोजिशन 22 में कर ही लिया है. अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट ए बार इनटू स्केलर प्रोडक्ट विद यू बार. यहाँ पे आपको थोड़ा सा गौर करना है, देखिए ये तो आपको पता है कि एफ डैश ए बार ऑपरेटर होता है तो ये यू बार पे अप्लाई होगा, ये तो सबको पता है. यहाँ ये आपको पता है ग्रेडियंट एफ ए बार क्या होता है, एक वेक्टर होता है जिसमें कितने टपल होंगे, एन टपल होंगे, क्यों भाई, एन टपल होंगे ना. तो अगर आप यू ऑफ यू बार लिख देंगे तो ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर किसका, ये एक वेक्टर खुद ही है और फिर उसको उसको किसी वेक्टर पे वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे. मतलब सेम हम कहना चाहें तो v बार ऑफ u बार, जहां पे ये दोनों वेक्टर है, तो इसका कोई मीनिंग है, नो मैम, ये बताइए दोनों वेक्टर कोई मीनिंग, बिल्कुल. तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए ये भी वेक्टर है जिसमें एन टपल है और u बार Rn का एलिमेंट है, इट मींस इट हैज एन टपल.
तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इसका आप स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं। देखिएगा क्या ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, बताइए, d1 fa बार u1 होगा प्लस d2 fa बार u2 U2 डॉट डॉट डॉट। बात कंपोनेंट समझ में वाइज आ होते गई? चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, डॉट प्रोडक्ट तो कर रहे हैं, जो आप लोग उसमें जानते हैं, पार्ट क्लास 12 में हम लोग सीखते हैं प्रोडक्ट करना, डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई कि हमने वहां पे डॉट क्यों लगाया है, ऑफ नहीं लगाया है, तो आप लोग गलती से ऑफ या वैसे मत छोड़ दीजिएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि दिस इज अ वेक्टर, दिस इज आल्सो अ वेक्टर, सो वी हैव टेकन हियर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट्स व्हाई आई हैव पुटेड हियर दिस डॉट सिंबल। ठीक है, यस मैम। क्लियर हो गया? तो देखिए स्टेटमेंट का प्रूफ तो बहुत Yes. आसान है, हम करा भी दें, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अचानक से पता चला हमने भी छोड़ दिया डॉट, आपने भी छोड़ दिया और ये चलता चला गया, तो पहले आपको समझना है कि ये एक्चुअली है क्या। चलिए, तो देखिए यहां से अगर हम इस प्रोपोजिशन को देखें, तो अगर सपोज करिए, अगर डायरेक्शनल सॉरी अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट पे आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। देखिए यहां से निकाल सकते हैं, एफ डैश ए बार निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है एफ डैश ए बार एक यस मैम। लीनियर ऑपरेटर होता है। हाँ, तो अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता है तो यू आर एबल टू फाइंड ग्रेडियंट, ग्रेडियंट निकाल लीजिए, लेकिन तब जब आपके सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स मिल रहे हो, क्योंकि ग्रेडियंट के लिए आपने ये मान रखा है, ग्रेडियंट की डेफिनेशन में ये माना जाता है कि किसी भी फंक्शन का सारा पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप अगर मान लीजिए कि किसी भी फंक्शन का सारा पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप ग्रेडियंट निकाल लेंगे। ग्रेडियंट निकालने का तरीका ये है, ग्रेडियंट निकाल के और जिस पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव निकालना है उससे डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो यू विल एबल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए बार एट द पॉइंट यू बार। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में अभी यूज करेंगे। आइए, तो हम लोग क्या दिखाते हैं, हमारा जो मेन एम होगा दिखाना, वो ये दिखाना है, क्योंकि ये तो हम ऑब्टेन कर चुके हैं प्रोपोजिशन नंबर 22 में। चलिए प्रूफ देखते हैं। सिंस डीजे एफ ए बार, डीजे एफ ए बार क्या होता है भाई, दिस इज जेथ डायरेक्शनल, जेथ पार्शियल डेरिवेटिव, ये किसका सिंबल है, जेथ पार्शियल डेरिवेटिव का। तो ये क्या होता है, किस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, EJ मैम। in the direction of vector ej. So this is directional derivative of f at point a bar along ej। ये तो बात आपको क्लियर है। ये क्योंकि आपने प्रोपोजिशन नंबर 22 किसी भी नॉन जीरो वेक्टर के लिए किया है, तो आपको पता है ईजे भी नॉन जीरो वेक्टर ही है। सो बाई प्रोपोजिशन नंबर 22 हमें क्या मिल जाएगा, वी बार की जगह आप ईजे लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, बोलिए, वी गेट, तो आपको पता है डी ईजे मतलब नहीं होता, डीजे ही होता है। अगर आप देखिए यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया है, तो डी ईजे हमको, डी ईजे हम डिनोट करते हैं डीजे से ही, तो ये हो जाएगा डीजे एफ ए बार। बात समझ में आ रही है मेरी ना, हम क्या कह रहे हैं, हम लोग प्रोपोजिशन नंबर 22 लगा रहे हैं, तो 22 किसी भी नॉन जीरो वेक्टर के लिए लगाना है, तो इन पर्टिकुलर हम ईजे के लिए लगा रहे हैं। लेकिन एक जो हम लोग नोटेशन लेके चले हैं वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए लेके चले डीवी बार, और पार्शियल डेरिवेटिव के लिए लेके चले हैं डीजे बार। इसका मतलब यही है कि डी ईजे, डीजे का मतलब डी ईजे ही है, तो हम लोग यही सिंबल यूज कर रहे हैं, देयरफॉर ये ना लिख के यही लिखेंगे। क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो यस चलिए ये मैम। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्रोपोजिशन नंबर 22 से, दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए बार ऑफ किसका, वेक्टर ईजे का, तो हमारा वेक्टर ईजे हो जाएगा। इतनी बात तो सबको क्लियर होगी, इसमें कुछ नया है नहीं। बट सिंस एफ डैश ए क्या है, एफ डैश ए आपका कहां से कहां मैप होगा, एफ डैश ए बार, इट विल बी अ लीनियर मैप फ्रॉम, कहां से कहां मैप होगा, देखिए एफ कहां से कहां है,
ओपन सबसेट ऑफ आर इनटू आर है, तो एफ डैश ए कहां से कहां लीनियर मैप होगा? फ्रॉम आर इनटू आर. वेरी गुड. दिस इज अ लीनियर मैप. या आप डेफिनेशन से जानते हैं कि डेरिवेटिव जो होता है वो लीनियर मैप फ्रॉम आर एन टू आर एम होता है. तो यहाँ पे हमारा मैप आर एन टू आर है, देयरफॉर वी हैव दिस लीनियर मैप फ्रॉम आर एन टू आर. For linear, but since this is a linear map, for u bar u1 u2 dot 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 un, we have, क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, आइए, वी हैव एफ डैश है, क्योंकि हमारा जो एम है, देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. तो इतना पोर्शन तो हम लोग प्रोपोजिशन नंबर 22 में करके आए हैं. दिस इज नथिंग बट प्रोपोजिशन नंबर 22. हमको बस ये पा लेना है. अगर हम ये पा लेंगे तो ये सारी इक्वलिटी बनने लगेगी. क्यों भाई? सही बात है ना? ये तो हम लोग प्रोपोजिशन 22 में करके आए हैं. अब अगर हम दिखा दें ये इसके बराबर है, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे. तो हमारा जो मेन एम होगा वो इसको इसके इक्वल दिखाना होगा. मतलब हम ये दिखाएंगे कि एफ डैश ए बार ऑफ यू बार इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट एंड यू बार, वेक्टर यू बार. आइए तो लेके चलते हैं हम लोग जो दिखाना है. एफ डैश ए बार, बहुत दूर हो गया, एफ डैश ऑफ ए बार, एफ डैश ए बार ऑफ यू बार. तो देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एफ डैश ए. यू बार को आप लिख सकते हैं यूजे ईजे के फॉर्म में, लिख सकते हैं कि नहीं? जहाँ पे जे Yes, ईजे ma'am. स्टैंडर्ड बेसिस है आरएन की, तो हो जाएगा ईजे यूजे हो जाएगा ना. यू बार हमारा ईजे यूजे हो जाएगा. Yes, ma'am. ठीक है. जे फ्रॉम 1 टू, जे फ्रॉम 1 टू N. N. अब देखिए इसको आप एक मैप की तरह देखिए, टी, इसको टी की तरह देखिए. और ये ईजे आपका, यूजे आपका स्केलर है, यूजे आपका स्केलर है. तो देखिए क्या हो जाएगा? दिस विल बी समेशन जे फ्रॉम 1 टू n. यूजे बाहर हो जाएगा, यूजे स्केलर है, एफ डैश ए ऑफ ईजे. बात समझ में आई? ये आपका स्केलर हो गया और ये ईजे वेक्टर हो गया, है ना? एक्स बार को जब आप लोग x1 e1 प्लस x2 e2 डॉट डॉट xn en लिखते हैं, तो इसमें कौन स्केलर और कौन वेक्टर होता है? X1 एक स्केलर और E1 डायरेक्शन होती है ma'am. आपको बेसिस एलिमेंट्स है ना, तो इसमें कौन, इसमें क्या है? 1,1,0,0,0. e2 क्या है? 0,1,0,0,0. ये सब n टपल्स हैं, ये एक रियल नंबर है. तो इसी तरह से आपका यूजे जो हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा और ईजे वेक्टर हो जाएगा. तो एफ डैश है ईजे पे अप्लाई होगा. क्लियर है? Yes, क्यों ma'am. भाई, क्लियर है कि नहीं? यस मैम, Yes, ma'am. क्लियर है? हाँ, एक एक स्टेप समझे रहेंगे तो बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी सेल्फ स्टडी के टाइम पे. आइए अब यहां से देखिए, एफ डैश ए ईजे क्या हो जाएगा? एफ डैश ए बार ईजे क्या हो जाएगा? यहां से देखिए, बोलिए भाई. इस रिलेशनशिप को DJFF देखिए. A bar. ए बार एनर्जी डाउन हो गई है क्या? मैम आज 7 घंटे क्लास चली है. अच्छा, कोई बात नहीं. हम देखिए इसीलिए आपसे बहुत कम मेहनत करवा रहे हैं, मतलब कम इन द सेंस कि आप लोग अभी जितना पढ़ लेंगे बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी. तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए बस. आइए, तो हम इसीलिए चाहते हैं कि आप लोग पूरी चीज क्लास में ही समझ लीजिए, ताकि जब खुद से पढ़ने बैठे तो ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, रिलैक्स रहें. आइए, यहां तक हो गया. अब देखिए ये आपको पता है ये क्या है? व्हाट इज दिस? अगर एन टपल में लिख दे तो ये क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव. डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, डॉट 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 एन कंपोनेंट. और ये u1 u2 uj. तो एक्चुअली ये मिला, ये क्या हो गया? देखिए, u बार डॉट ग्रेडियंट ऑफ f एट a बार. क्यों हो गया ना? यस मैम. और ये आप जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. डॉट यू बार लिखा जा सकता है कि नहीं? a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है.
क्या Yes, है? ma'am. हाँ, तो Yes, फिर ma'am. तुम्हारा काम हो गया। Yes, ma'am. आइए, चलिए, तो मैम इसके बाद आपने आप, हाँ मैम वहां पर बोलिए। मैम यूजे कैसे मैम आपने बाहर लाया यहाँ पर बताई थी, फिर से बता दीजिए। देखिए, एक एक सुनिए, देखिए, आप जब x वेक्टर, आपका जैसे x वेक्टर होता है तो आप लिखते हैं x1 डॉट कॉमा x2 डॉट 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 xn, ये लिखते हैं, है ना। यस मैम। जब इसको यस मैम। स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? x1 स्टैंडर्ड बेसिस E1 पहले क्या है, 1 कॉमा 0 0 0, बाकी सब 0 है, सिर्फ x1 है, तो ये क्या है एक्चुअली, दिस इज E1 प्लस x2 0 E2 कॉमा 1 डॉट 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 E2। तो आप मुझे बताइए कि जब आप, यानी कि हम इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि ये हम लिखते हैं, तो अब मुझे ये बताइए कि x1 और E1 में वेक्टर कौन है और स्केलर कौन है? x1 स्केलर है और स्केलर है, E1 बिल्कुल दिख रहा है, यहां से देखिए, E1 के पास n टपल है, पहला टपल 1 है, बाकी सभी 0 है, लेकिन x1 आपका रियल नंबर है। तो इसी तरह से जब हम u के कंपोनेंट्स को u1 u2 un माने हैं, तो u बार को अगर हम स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन यूजे ईजे यूजे, इस तरह से, या यस यूजे मैम। ईजे, जो भी, क्योंकि आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो चाहे जो लिखिए, आई एम सॉरी, स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे, तो आप चाहे यूजे ईजे लिखिए चाहे ईजे यूजे लिखिए, बात वही हो गई। तो आपको पता है कि ये वेक्टर है और ये एक रियल नंबर है, स्केलर है, अगर हम लोग स्केलर और वेक्टर के टर्म में डिस्टिंग्विश करें तो। अब ये आपका एक लीनियर ऑपरेटर है, ये आप बहुत पहले से जानते चले आ रहे हैं, जब से हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन देखी है तब से हमने ये जान लिया है कि f डैश a डेरिवेटिव ऑफ f एट एनी पॉइंट इज अ लीनियर मैप। देखिए लिखा भी है हमने, तो लीनियर मैप है और स्केलर है, तो लीनियर मैप स्केलर को बाहर नहीं रख देता है। यस t मैम। ऑफ a x Yes, बार क्या होता है, a ऑफ t x बार होता ये है, आप एक बार. तो बस वही काम हुआ है, यूजे बाहर हो जाएगा, f डैश है ईजे पे अप्लाई हो जाएगा, यही लिखा है। अब क्लियर हो गया? यस मैम। अब इसके बाद यहाँ लिख दीजिए बाई इक्वेशन स्टार, ये मैंने छोड़ दिया था, ऊपर लिखा है ना इक्वेशन स्टार आपका ये है, तो आई एम सॉरी, ये नीचे वाले में आएगा, यहाँ बाई इक्वेशन स्टार, स्टार से आपने इसकी वैल्यू डीजे एफ ए बार पुट कर दी। अब आप ग्रेडियंट की डेफिनेशन जानते हैं, एन टपल होता है, तो ये ग्रेडियंट एफ ए और यू बार का डॉट प्रोडक्ट है, और आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. अब चलिए रिमार्क लिख लीजिए फटाफट, एक रिजल्ट और करा दे ताकि आप लोग को जल्दी ही छोड़ दे, थक गए हैं आप लोग। तो रिमार्क देखिए, दिमाग नहीं लगाना है, बहुत दिमाग कुछ नहीं लगाना है इसमें। तो रिमार्क में हम एक नई डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, तो वो सिर्फ R2 टू R के लिए, इनफैक्ट किसी भी फंक्शन के लिए हो जाएगा, लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम R2 टू R फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो उसी के लिए लिख रहे हैं। तो फॉर फंक्शन R2 टू R, यदि इफ D1f एंड D2 एग्जिस्ट, मतलब दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हो एट पॉइंट R2 के पॉइंट कैसे हो के, तो हमने XY के x नॉट y नॉट ले लिया है, और हाँ एक्स वाई टाइप के होंगे तो हमने x नॉट y नॉट पॉइंट ले लिया है। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, फॉर फंक्शन इफ दिस बोथ पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट पॉइंट दिस, देन f इज सेड टू बी, चौंकिएगा मत, जो हम लोगों ने सीखा है वहीं से हमने डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट करी है, said to be, f is said to be differentiable। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी है जो हम लोगों ने लीनियर मैप वाला बनाया है, जो लीनियर मैप वाला डेफिनेशन है जिसमें लीनियर मैप एग्जिस्ट करता है, वो आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है। और अभी हम लोगों ने 2 दिन से हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव पे और डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे। ये हम क्या कर रहे हैं कि अगर आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा उस लीनियर मैप को चेक करना कि कैसे लीनियर मैप मिलेगा, क्या नहीं क्या होगा। तो देखिए उसको हम लोग यहाँ पे कैसे टैकल कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि f हमारा डिफरेंशिएबल है एट x नॉट y नॉट इफ, क्योंकि वहां पे आपको चाहिए एक लीनियर मैप सच दैट वो लिमिट 0 हो जाए। लेकिन अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलते हैं तो हमको क्या चेक करना होगा, सिर्फ देखिए ध्यान से, लिमिट h कॉमा के, चौंकिएगा मत, जो जानते हैं सिर्फ वही चीज है, लेकिन वो थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो x नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट प्लस के, कुछ बच्चे तो समझ भी जाएंगे, x नॉट y नॉट
माइनस h d1f x नॉट कॉमा वाई नॉट माइनस k d2f x नॉट वाई नॉट अपॉन कहाँ जा रही है लाइन, अपॉन अंडर रूट h स्क्वेर प्लस के स्क्वेर इज इक्वल टू 0। अब तक तो जिनको नहीं समझ में आया होगा उनको भी आ गया होगा समझ में। तो देखिए हमने किया क्या है, हमने जो डेफिनेशन आप लिमिट की डिफरेंशिएबिलिटी की जानते हैं, अब उसको देखिए। तो वहां पे हमने क्या किया है, ए बार ले लिया है एक्स नॉट वाई नॉट, वी बार ले लिया है आपका वेक्टर एच कॉमा के। तो देखिए क्या होता है, लिमिट वी बार टेंडिंग टू 0 बार यानी एच के टेंड्स टू 0 0। आहिस्ते आहिस्ते कंबाइन समझिएगा, करके लिख समझ दी। आ जाए। हाँ, तो एफ ऑफ ए बार प्लस वी बार क्या हो जाएगा, यही होगा। क्यों भाई, ए बार प्लस वी बार तो यही होगा, कॉम्पोनेंट वाइज एडिशन होता है। माइनस एफ ऑफ ए बार वो भी यही होगा, माइनस एफ ऑफ ए बार। अब बात आती है माइनस टी वी बार, ये होता है। तो आपने ये देखा कि टी एक्चुअली क्या होता है, टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, टी को क्या कहते हैं, एफ डैश ए कहते हैं, डेरिवेटिव तो भाई कहते हैं यस ना। मैम। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ए बार वी बार, ये हो जाएगा एट ए बार वी बार। अब यहाँ आइए, अभी आपने क्या प्रूफ कर दिया, एफ डैश ए बार यू बार किसके बराबर है, ग्रेडियंट डी एफ यू ए ऑफ बार एफ ऑफ डॉट ए यू बार। बार। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे ये मान रहे हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव दोनों मिल रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा केस सिर्फ R2 मतलब n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे दो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स सॉरी दो पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगे, तो ये डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, u बार आपका क्या है h कॉमा k, तो ये हो नहीं जाएगा h d1 f a बार प्लस k d2 f a बार। बोलिए, u आपका Yes, yes, h sir. कॉमा k है, और ये क्या हो जाएगा इस केस में जो हम लोग केस कंसीडर करके चल रहे हैं, d1f कॉमा D1 d2 F A बार कॉमा और D2 डॉट F A प्रोडक्ट ले बार। लीजिए दोनों का, तो क्या हो जाएगा h d1 f a बार प्लस k d2 f a बार, हो गया। तो हमने यही लिखा है बस। तो अगर आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप लीनियर मैप का एग्जिस्टेंस वो पता नहीं क्या क्या करने के बजाय इस लिमिट को देख लीजिए कि ये 0 हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो आपका फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और मॉड वी क्या हो जाता है, नीचे हम लोग क्या ले चलते हैं, नॉर्म वी लेके चलते हैं, तो नॉर्म वी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्म क्या होता है मॉड ऑफ वी। पे, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, हाँ यही होता है ना नॉर्म ऑफ वी, यस मैम। यही Yes, होता ma'am. है। अब ये डेफिनेशन इसमें ट्रांसफॉर्म कर गई फॉर द केस ऑफ n इज इक्वल टू 2। तो क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई, कुछ था नहीं जो हम लोग जानते थे वही था, बस ऊपर जो भी रिजल्ट प्रूफ किया है उसका इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि हमने मान लिया है कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैम ये सिर्फ R स्क्वायर टू R होगा। नहीं आर स्क्वायर टू आर नहीं होगा, आर इन टू आर के लिए भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्योंकि क्वेश्चन R2 टू आर के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम कर रहे हैं तो उसी के लिए बना दिया है। ठीक है, और अगर आप और करते जाएंगे तो Yes, और ma'am. कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, जैसे यहाँ पे आपके फिर 3 आ जाएंगे ना, तो इसलिए R2 टू आर के लिए हम लोग कर रहे हैं, इसी तो एक जगह हमें यूज करना है, इसलिए हमने इसको बता दिया है आपको। और ये ध्यान में मैम रखे क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे तो R2 पे ही क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन चाहे जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है, चाहे जहां देखिएगा R2 टू आर भले हम लोग को फंक्शंस ऑफ सेवरल लेवल पढ़ना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, R2 से R पे ही बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस केस को देख रहे हैं। क्या कह रहे थे, मैम वहाँ दूसरी लाइन पे लिखा क्या है, देन एफ इज सच दैट f is said to Set be to be. सेट टू बी। ओके ओके मैम। said to be s dot t dot b dot। ठीक है, तो बात समझ में आ गई भाई। Yes, ma'am. अगर आपका डायरेक्शन पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब डिफरेंशिएबल है फंक्शन उस इस लिमिट को चेक करके बता दीजिए, अगर लिमिट 0 आ रही तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आइए, तो अब हम लिखने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ प्रोपोजिशन 22 एंड
proposition 23 need not be true. Need not be true मतलब तो कन्वर्स क्या होगा भाई? proposition 22 कहता है if f is differentiable then directional derivative exists for all non-zero direction. और इस तरह से proposition 23 कहता है कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है पे if f is differentiable at a bar then partial derivatives exist. कन्वर्स क्या हो जाएगा कि if all partial derivative exist of f at any point a bar then f is differentiable. इसी तरह से proposition 22 का क्या हो जाएगा? if f has directional derivative at a bar along every non-zero direction then f is differentiable. तो ये दोनों ही false हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों true हो. तो आपको आप कह रहे हैं कि false है तो you need to prove you need to provide a counter example. So we have to see a counter example. For example, see. For example, let f from बात समझ में आई कि नहीं? जो दोनों रिजल्ट आपने अभी किया है, एक मॉर्निंग में एक अभी, इन दोनों का कन्वर्स ट्रू नहीं है. मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके सारे पार्शियल डेरिवेटिव मिले, हर डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिले, इवन देन आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो. क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम. आइए तो आप फंक्शन कंसीडर करिए. दिस फंक्शन डिफाइंड एज f of x, y xy upon under root x square plus y square when x and y both are not equal to 0 and it takes value 0 when both are 0 is equal to 0 0. ठीक है, तो हमारा फंक्शन ये डिफाइंड है. लेट f be defined as this. then हम तो लिख दे रहे हैं लेकिन करना आपको है. then f has directional derivative at 0 0 in all direction u bar where u bar is not equal to 0. और अगर हर डायरेक्शन के हर वेक्टर के अलोंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. सो इट हैज पार्शियल डेरिवेटिव्स. इसका मतलब इसके पास दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे. पार्शियल डेरिवेटिव्स d1f एंड d2f. देखिए भाई हम लिख दे रहे हैं लेकिन ये काम किसका है चेक करने का? आपका. तो आप लोग दोनों लिमिट चेक करेंगे. एक बार पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव देख लीजिएगा क्या वैल्यू आ रही है और फिर आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करिएगा. किस पॉइंट पे? 0 0 पे. बट f इज नॉट डिफरेंशिएबल. आप लोग यहाँ पे जगह छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए जगह छोड़ दीजिएगा. बट f इज नॉट डिफरेंशिएबल at 0 0. तो आप लोग एक काम करिए, जल्दी से हमें d1f और d2f की वैल्यू बता दीजिए 0 0 पे, क्योंकि आपको चेक करना होगा. तो ये वाला हम डेफिनेशन ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे जो भी अभी आपको, तो उसमें आपको d1f और d2f दोनों की वैल्यू चाहिए. तो इसलिए आप लोग 0 0 पे वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए. तो मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है एट 0 0 और इसको भी 0 0 पे कैलकुलेट करना है. आराम से कैलकुलेट करके बताइए. मैम ये करा के रहने दीजिएगा आप, ठीक है ठीक है क्योंकि मैम टेस्ट है, कल तो पढ़ना भी है. ठीक है ठीक है. किस चीज का टेस्ट है कल? कंप्यूटर साइंस का मैम, कल डीबीएमएस का अच्छा, टेस्ट है. ठीक है चलिए इसको कर लीजिए आप लोग, तो हम छोड़ देते हैं फिर. मैम d1f और d2f की वैल्यू जो है 0 पे 0 0 आ रही है दोनों. 0 आ रही है. ठीक है, सबका यही आ रहा है. तो ये हम बता देते हैं, आप लोग खुद से कैलकुलेट करिएगा. 0 0 पे 0 is same as d2f at 0 0. ठीक है, आइए अब हमको क्या दिखाना है कि f डिफरेंशिएबल नहीं है 0 0 पे. तो हमने अभी जो रिमार्क में आपको डेफिनेशन बताई है उसी डेफिनेशन को लेके चलेंगे. तो फॉर कंसीडर लिमिट h, k tending to 0 0 f of h, k
माइनस एफ ऑफ, क्योंकि 0 0 पे कैलकुलेट करना है, h d1 f एट 0 0 माइनस k d2 f एट 0 0 अपॉन क्या हो जाता है भाई, अपॉन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अंडर सी स्क्वायर रूट प्लस का स्क्वायर रूट एच में स्क्वायर एच प्लस स्क्वायर के प्लस स्क्वायर। इसके इक्वल हो जाएगा इस केस में। तो इस केस में देखिए हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि f0 0 भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो सिर्फ बचेगा क्या, एफ एच के। तो एफ एच के क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा लिमिट h कॉमा के टेंडिंग टू 0 0 एच के अपॉन, देखिए एक बार नीचे यहाँ पे आएगा रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पे भी रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, एच एच स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस के के स्क्वायर। मिल जाएगा। ठीक है, अब हम ये कहने जा रहे हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो कैसे करेंगे देखिए, we take if we take k is equal to mh, then h tending to 0 implies k tending to 0। अगर आपका h 0 की तरफ टेंड करेगा तो k 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहिएगा और समझिए क्या हम कर रहे हैं। we take then and so तो लिमिट ये किसमें कन्वर्ट कर जाएगा देखिए, सो लिमिट दिस h कॉमा k टेंडिंग टू 0 0 एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट क्या करना है आपको, k की जगह h रखना है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, k की जगह mh रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर m h स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, h स्क्वायर एज इट इज रहेगा, k की जगह आपको m स्क्वायर h स्क्वायर लिखना है। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में h स्क्वायर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट दिस m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। क्लियर है सभी को? अगर आप k की वैल्यू mh मान लेते हैं, मींस ओरिजिन से पास करें लाइन के अलोंग रू हम लोग इस लिमिट को कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एज h टेंड्स टू 0 k टेंड्स टू 0, तो ये लिमिट आपकी इसके इक्वल हो जाएगी। अब आपका ये यहाँ पे हो जाएगा विच दिस वैल्यू इज डिफरेंट, क्योंकि अगर आप स्लोप बदलते जाएंगे तो ये लिमिट डिफरेंट वैल्यू टेक करेगी। क्यों? यस मैम। डिफरेंट और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। तो अगर आपने जैसे मान लीजिए कि आप एक लाइन लिए विद स्लोप m1, दूसरी लाइन लिए विद स्लोप m2, तीसरी लाइन लिए विद स्लोप m3, तो जब इन सब लाइन के अलोंग आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो ये डिफरेंट वैल्यू आएगी। लेकिन लिमिट की क्या डेफिनेशन होती है, लिमिट की जो लिमिट होता है वो यूनिक होता है, लिमिट ऑलवेज यूनिक होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे m को चेंज करेंगे ये लिमिट आपकी चेंज होती जाएगी। तो दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। बात समझ में आई ये वाली कि नहीं? आप एक Yes. लाइन ले लीजिए के बराबर m1h, दूसरी लाइन तो आपको मिलेगा ये लिमिट की वैल्यू मिलेगी m1 अपॉन 1 प्लस m1 स्क्वायर। फिर दूसरी लाइन लीजिए के बराबर m2h, ओरिजिन से ही सारी लाइन को पास करा लीजिए, लेकिन जैसे जैसे आप स्लोप चेंज करेंगे यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस लिमिट। तो ये वॉलेट कर जाएगा क्योंकि लिमिट ऑलवेज यूनिक होता है, चाहे जहां पे भी काम करिए, rn टू rn करिए चाहे r टू r करिए, लिमिट ऑलवेज यूनिक होता है। तो दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट h कॉमा k टेंडिंग टू 0 0 एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब कि हमारा जो फंक्शन है ये किसके इक्वल आ गया था, देखिए ये किसके इक्वल आ गया था, ये इसी के तो इक्वल है ना, तो ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही, ये m लिमिट upon नहीं 1 exist plus m स्क्वायर। हाँ ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट करी, मतलब ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, और इस लिमिट को ना एग्जिस्ट करने का मतलब बता क्या रहे हो हैं। गया कि हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशियल नहीं होगा। f is not differentiable at 0 0, differentiable at 0 0। बात समझ में आ गई? तो देखिए अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स पता है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना थोड़ा आसान हो जाता है।
तो ठीक है, चलिए अब आज की क्लास में इतना ही करते हैं, वरना एक रिजल्ट और करा देते हैं हम। मैम यहाँ पर k इक्वल टू एम एच जो लिए मतलब उसमें कोई कांस्टेंट नहीं ले हाँ। सकते हैं? नहीं तो आप देखिए R2 में लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हमने सुबह ही बताया था कि R में आपके पास 2 डायरेक्शन होते हैं, लेकिन R2 में कई सारे डायरेक्शन होते हैं किसी भी पॉइंट पे अप्रोच करने के, तो कांस्टेंट से अप्रोच कर जाएगा। लेकिन अगर आप किसी लाइन के अलोंग लिमिट निकालते हैं तो वो नहीं एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हर डायरेक्शन में लिमिट मिलनी चाहिए, चाहे जहां से निकालें। मैम वो जो ठीक है। लाइन आप ले रहे हैं ओरिजिन से पास कर रहे हैं उसका हाँ मतलब क्या हाँ, मतलब ओरिजिन से वो पास करें? y इक्वल टू एम एक्स टाइप का आप लिए है ना? मतलब हाँ मतलब मैं हाँ, उससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, बस इसलिए हमने लिया है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कांस्टेंट के अलोंग लिमिट निकालेंगे तो हो सकता है कुछ वैल्यू मिल जाए। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो बात सही है। अगर आप किसी कांस्टेंट h और k को कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे तो वैल्यू लिमिट की मिल जाएगी, कोई फाइनाइट वैल्यू। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब वो हर डायरेक्शन से मिले। तो अगर आप इस लाइन के अलोंग, ये जो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हैं, इनके अलोंग लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब चाहे कांस्टेंट वैल्यू के लिए लिमिट मिल रही हो, जब हम इस डायरेक्शंस में इन डायरेक्शंस में लिमिट निकाल रहे हैं तो हमारी लिमिट नहीं मिल रही है। इसका मतलब कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करेगी तो चाहे जिधर से ले लीजिए, ऑलवेज चाहे जिस डायरेक्शन में लिमिट निकालिए, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी और सेम वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ गई? यस मैम। तो इसलिए आपने कांस्टेंट अगर इसको असाइन कर दिया h और k को तो आपको कुछ वैल्यू मिल गई, लेकिन फिर आप चाहे जिस डायरेक्शन में निकाले वही वैल्यू हमेशा आनी चाहिए, तब तो आप कहेंगे कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर आपने वैल्यू चेंज करी या डायरेक्शन चेंज करा और वैल्यू चेंज कर गई, इट मींस लिमिट आपका यूनिक नहीं है। तो जब लिमिट यूनिक नहीं है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, यस मैम। चलिए तो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे करते हैं। कल लेकिन इतने ही टाइम पे होगी, कल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैम शाम नो को हमारी क्लास रहती है कितने 5 बजे बजे से 5 से 6:40 तक। ये कौन सी क्लास होती है? हम जाते हैं इधर पास में ही है एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। नहीं तो वो देखिए उसमें वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आपको आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप अपने किसी फ्रेंड से कंसर्न कर लीजिएगा, नोट्स दे दीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। थैंक यू मैम।